स्टार्ट करते हैं नीट रिवीजन मैच में कैपेसिटर। आज है उसका लेक्चर नंबर 1। ठीक है, तो फिर से कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटेंस क्या होता है बताइए भाई। क्या लिखा हुआ है? कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज अ मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी, है ना। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर क्या है? इज मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। मैंने वही बोला था, है ना। कैपेसिटी आगे व्हेन अ कंडक्टर इज चार्ज्ड इट्स पोटेंशियल चेंजेस। तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे बोलता हूं कि अगर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होते हैं तो इट विल गेन पॉजिटिव पोटेंशियल, है ना। और अगर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होते हैं तो नेगेटिव। और पॉजिटिव एंड नेगेटिव से क्या बनता है? पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, द इंक्रीज इन इट्स पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज गिवन टू द कंडक्टर। मैंने बोला ना, पॉजिटिव चार्ज दोगे तो पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज दोगे तो नेगेटिव पोटेंशियल। सो इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को ही बोला जाता है कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। तो यहां से एक बन गया रिलेशन ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू पोटेंशियल, दैट इज q is equal to cv where c is your constant, that is called capacitance। तो इसका मतलब है दिस कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज द कांस्टेंट c is known as the capacity or the capacitance of the conductor। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होने का मतलब है इट इज क्लियर दैट इट विल बी अ कांस्टेंट वैल्यू, एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। अगर इसको हम रीअरेंज करें, वी गेट अ फॉर्मूला c is equal to q upon v। as q increases v also increases, तो रेशियो विल रिमेन कांस्टेंट। रेशियो आपका क्या रहेगा बच्चा? कांस्टेंट बना रहेगा। इसका मतलब है c कांस्टेंट बना रहेगा। कैपेसिटेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी विद डायमेंशन c is equal to q upon v। तो आपको अच्छे से पता है, 10th क्लास में पढ़ा था, v is equal to वर्क डन इन मूविंग चार्ज थ्रू अ कंडक्टर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया फ्रॉम a to b। जो हमने वर्क किया चार्ज को किसी एक कंडक्टर से मूव कराने में, किसी एक एंड a और से b की तरफ किसी एक वायर के अंदर, है ना, उसी वर्क अपॉन जो चार्ज अप्लाई हुआ उसी के रेशियो कहते थे पोटेंशियल। ये कहाँ लिखा हुआ है? एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नामक एक हेडिंग के अंदर, एनसीईआरटी क्लास 10th चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। तो यही होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक, तो मैंने क्या किया, v में यही फॉर्मूला पुट कर दिया। तो हमें अच्छे से पता है कि डिनोमिनेटर में कोई फ्रैक्शन वैल्यू आती है तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ जाता है? न्यूमरेटर में। तो इसका मतलब क्या बन जाएगा? q स्क्वायर अपॉन w। अच्छा, वर्क हमें अच्छे से पता है, वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हमें फोर्स का डायमेंशन पता है ml2 माइनस 2। ठीक, एंड देयर इज वन मोर लेंथ, डिस्प्लेसमेंट भी एक लेंथ होती है। तो इसका मतलब वर्क क्या हो जाएगा? ml2t माइनस 2। ठीक है, अब ऊपर क्या है? चार्ज है। तो एक और फॉर्मूला 10th में पढ़ा था, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, और चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। और करंट एक कैसी क्वांटिटी होती है? एक फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, यानी कि इस क्वांटिटी का सिंबल इस्तेमाल किया जा सकता है हमारे डायमेंशन के अंदर। डायमेंशन एक रिप्रेजेंटेशन होता है यूनिट का इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, जो कि होती है मास, लेंथ, टाइम, है ना। नहीं, इसके बाद करंट, मोल, और उसके बाद क्या होता है आपका? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और फिर क्या होता है आपका? अभी एक मिसिंग है, कौन सा? 7वां बताओ। 3 तो आपको उन्हें बता दिए, एक आप बताइए। सोचो, क्लास के अंत तक बताना है, कोई बात नहीं। चलिए, तो यहां पर हमने क्या दे दिया आपको? एम्पियर। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? एम्पियर इनटू टाइम। ठीक, एम्पियर स्क्वायर टाइम स्क्वायर। ठीक है, अरे बहुत आसान है यार, नहीं सोच पाओगे क्या? सोचो, सब कुछ दे दिया। देखिए, ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जिसको, देखो याद रखना, एसआई यूनिट सिस्टम पढ़ाया था मैंने। तो एसआई यूनिट सिस्टम में ये पाया गया कुछ ऐसी क्वांटिटीज थी जिनको हम मास, लेंथ, टाइम में नहीं डिफाइन कर पा रहे थे। तो स्पेशली 4 अलग अलग क्वांटिटीज को ऐड किया गया टू मेक श्योर कि इनको फंडामेंटल बना दिया जाए। फंडामेंटल मतलब क्या होता है बेटा? जैसे मास को कोई डिफाइन नहीं कर सकता, हमें उसको खुद ही मानना पड़ता है। समझ में आ गया? तो ऐसी क्वांटिटी जिसको आप प्री डिफाइंड मानते हैं साइंस में, कि मतलब वो पहले से हैं, उनका कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है, उन्हीं को हम फंडामेंटल क्वांटिटी मानते हैं, वही हमारे पूरे फिजिक्स का आधार होता है। समझ में आया कि नहीं आया?
तो जब पहले बना था 3 सिस्टम, कौन कौन सा बना था? सबसे पहले आपका आया था FPS, फिर CGS, फिर आया MKS, फिर MKS से ही निकला आपका SI। सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ था MKS से SI में गए जब हम लोग, तो हम लोग ने क्योंकि बार बार ये पाया जब करंट की खोज हुई तो करंट को मास लेंथ टाइम से डिफाइन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वहीं पर सीखा था कि जितनी भी क्वांटिटी होती है फिजिक्स में वो सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल क्वांटिटी से ही निकल के आती है। समझ में आ रहा है? तो आपको सिर्फ एक क्वांटिटी सोचनी है जो कि मास लेंथ टाइम में नहीं, जैसे मैंने केमिस्ट्री का बता दिया मोल, ठीक है, आपको मैंने बता दिया ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब जानते हो क्या? जैसे इस क्लास में जो रोशनी है इसको मेजर करने के लिए ल्यूमिनस इंटेंसिटी हम पैरामीटर कहते हैं, जिसकी यूनिट होती है कैंडेला। करंट मैंने बता दिया, दैट इज एम्पियर। फाइंड द लास्ट वन, ठीक है। चलिए आगे, यूनिट फैरेड कूलम पर वोल्ट, ये होती है इसकी यूनिट। एक होता है ये तो हो गया SI, याद रखिएगा जब भी यूनिट लिखवाएंगे तो SI लिखवाएंगे, उससे होता है लोअर होता है आपका CGS, ठीक है। तो आपको पता है जो CGS में करना हो या फिर मुझे अदर एक न्यूमेरिकल में चेंज करना हो तो होता है आपका माइक्रो, ये मैंने बताया हाँ आपको एक पूरा प्रीफिक्स का टेबल बनवाया हुआ है, ठीक है। नैनो हो गया, माइक्रो हो गया, है ना, कैसे? तो माइक्रो फैरेड कहीं कहीं लिखा है, तो माइक्रो को आपको कन्वर्ट करना है तो कुछ नहीं करना है, 10 to the power -6 को आप मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द फैरेड वैल्यू, राइट। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल्स के लिए बता रहा हूं। द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज गिवन और राइज इन इट्स पोटेंशियल। इट इज आल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ मटेरियल एंड द थिकनेस ऑफ द कंडक्टर, बिकॉज आपको फिर से सिखा देता हूं, C इक्वल टू क्या है? Q/V। चार्ज बढ़ेगा तो पोटेंशियल भी बढ़ेगा, इसीलिए इसका रेशियो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट, इसीलिए इंडिपेंडेंट होता है बाकी सारी क्वांटिटी पे। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट, थ्योरेटिकली इनफिनिट अमाउंट ऑफ चार्ज। देखिए क्योंकि अभी मैंने बताया कैपेसिटेंस जो है वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन इसका मतलब एक प्रॉब्लम होने लगी कि यार कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि यार इतना भी तो नहीं पॉसिबल है कि आप इनफिनिट चार्ज देते जाओ पोटेंशियल बढ़ता जाए, है ना, ये तो इम्पॉसिबल, फट नहीं जाएगा वो, इतना ज्यादा ओवर हो जाएगा, इट इज इम्पॉसिबल, है ना। तो ये कह रहे हैं थ्योरेटिकली तो इनफिनिट अमाउंट ऑफ चार्ज सप्लाई कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स सो इंटेंस दैट इट कॉजेस आयनाइजेशन ऑफ द मीडियम सराउंडिंग इट। अब इसका मतलब समझो, कह रहे हैं कि ये बात थ्योरेटिकली है लेकिन ये एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि देखो यहाँ पर एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज देखने को मिल रहा है तुम्हें, आकर के इकट्ठा हो रहे हैं चार्ज, ठीक। अब ये इकट्ठा होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे, एक समय आएगा कि इतना, जैसे स्पार्क देखा है, चिंगारी, चिंगारी कब आती है? जब आप क्या हो, तार लूज लगाओ या बहुत करीब हो, है ना, लेकिन वो कनेक्शन डायरेक्टली तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन एयर मॉलिक्यूल क्या हो जा रहे हैं, कंडक्ट कर जा रहे हैं, उसी प्रोसेस कहते हैं आयनाइजेशन। क्योंकि तब एयर मॉलिक्यूल क्या करते हैं, पोलैरिटी ले लेते हैं, कोई पॉजिटिव पोलैरिटी हो जाता है, कोई नेगेटिव। जो नेगेटिव पोटेंशियल के करीब होते हैं एयर मॉलिक्यूल्स वो नेगेटिव पोलैरिटी ले लेते हैं, और जो पॉजिटिव के करीब होते हैं वो क्या, पॉजिटिव पोलैरिटी। अब वो जब एयर मॉलिक्यूल जब टच करते हैं तो क्या हो जाता है, एक पूरा रास्ता बन जाता है जो कि हमें दिखता नहीं है, इमेजिनरी होता है। मतलब ध्यान सुनिएगा, आपका कंडक्टर यहाँ पर है और दूसरा एंड यहाँ पर है, लेकिन कभी देखोगे स्पार्क ऐसे ऐसे करके जाता है, तो ये क्या है, इसका मतलब जो आपको दिख नहीं रहा था, ये सारे एयर मॉलिक्यूल्स हैं जो कि इसको कंडक्ट करने में मदद करते हैं। यही चीज होती है जब बिजली गरजती है। याद रखिएगा, जब भी बादल एक दूसरे के ऊपर से जाते हैं तो फ्रिक्शन होता है उनके बीच में, क्या होता है, फ्रिक्शन, जिससे कि वो बहुत ढेर सारे चार्ज क्या होते हैं, ऑब्वियसली रबिंग से चार्ज होता है, ट्रांसफर नहीं होता है। ये तो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला होता है ना, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, आप रजाई में बैठे हो और उठ के जाते हो, जैसे ही लोहे की हैंडल करते हो झटका लगता है, कहते हैं ये देखो जादू हो गया। एक्चुअल में कुछ नहीं है, आप जो फर है आपके सिल्क के, उस पे आप बार बार अपने हाथ को टच करते हो तो आपका चार्ज क्या होता है, एक्यूमुलेट हो जाता है आपके हाथ पे। जैसे गेट को आप करते हो तो उसके ऊपर जो चार्ज है उसकी वजह से क्या होता है, कंडक्ट कर जाता है, और बहुत ही स्मॉल करंट होता है। जैसे ही सारे चार्ज डिस्चार्ज जाएंगे आपको दोबारा करंट नहीं लगेगा। तो अब यहाँ पर क्या होता है, जब बिजली आपकी आती है, जब बहुत देखो हैवी जो क्लाउड्स होते हैं वो नीचे आ जाते हैं, ठीक,
और जो सरफेस पे है हमारी धरती इनफाइनाइट चार्ज को ले सकती है। तो जब भी वो बहुत देखो अगर वो पॉजिटिवली चार्ज है, नीचे क्या हो गया आपको एक नेगेटिव मिल गया, क्योंकि अर्थ किसी भी पोलैरिटी को वो ले सकती है, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव। जब वो बहुत क्लोज जाते हैं जिससे कि पोटेंशियल बादल का बहुत हाई है और आपके धरती पे पोटेंशियल आपको एक मिल रहा है, तो क्या होगा फिर से आयनाइजेशन हो जाएगा और फिर क्या होगा सारे एयर, जैसे ये है ना, देखो कभी ऐसा नहीं होता एकदम स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, बिजली ऐसे ऐसे करके आती है ना, तो वो क्यों आता है बताया ना अभी मैंने, जब आयनाइजेशन होगा तो इस तरीके से आपका स्पार्क जनरेट होगा और आपका सारा का सारा डिस्चार्ज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और कभी नोटिस करना कि तार को बहुत करीब रखोगे तभी तक होता है, जैसे ही दूर कर दोगे वैसे ही, समझ में आया? गैप बढ़ाने से इसीलिए कहते हैं हाई टेंशन वायर के कि दूरी बनाए रखो, कहते हैं लोग ना तार खींच लेता, तार नहीं खींचता है, उसके आसपास की क्योंकि हाई वोल्टेज लाइन होती है, आसपास की एयर क्या होती है आयनाइज हो जाती है, और पहले से रेडी हैं कि हम कंडक्ट कर लेंगे, जैसे ही तुम्हारी बॉडी उनके कांटेक्ट में आती है वैसे ही उनको पॉजिटिव पोलैरिटी है तुम नेगेटिव, सारा कंडक्शन तुम्हारे अंदर हो गया। जैसे मान लो कभी भी देखोगे कि जब वीडियो यूट्यूब पे देखना तो तुम ये पाओगे कि ऊपर से नीचे तक लेदर से पूरा एकदम ढके होते हैं, जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं, जो इंजीनियर्स होते हैं, जो काम करते हैं हाई टेंशन वायर पे, उनकी उंगली भी नहीं आपकी पूरी कवर्ड होती है। पता है अगर तुम्हारा टो ओपन कर दे, तुम्हारा हेड ओपन कर दे, माथा से इतना कर दे, तो यहां से वहां तक पूरी सर्किट कंप्लीट, एक मॉलिक्यूल नीचे टच करेगा, एक मॉलिक्यूल ऊपर, यहां से आएगा और यहां जाएगा और तुम जो स्वाहा हो जाओगे, है ना? तो ये होता है, तो इसीलिए बहुत ध्यान रखना होता है। चलिए, कंसेक्वेंटली द चार्ज ऑन द कंडक्टर लीक्स रिड्यूसिंग इट्स पोटेंशियल, तो इसीलिए आपको ऐसा लगेगा कि आप चार्ज ट्रांसफर करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, लेकिन ऐसा ये जो इनफाइनाइट वाली बात है ये आपको लगेगा सही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो बाकी जो है आयनाइजेशन से ट्रांसफर हो जाएगा। It is clear that every conductor has a capacity to store charge, which is numerically equal to the ratio of charge given to it. The rise in potential depends on the shape, size, and surrounding of the medium. Obviously, shape और size तो मैटर करेगा ही। अगर आप अच्छा सरफेस दोगे तो आपका ढेर सारे चार्ज एक्यूमुलेट भी आसानी से हो जाएंगे। ठीक, चलिए। However, the capacity of conductor is small and limited. It has been found that if a conductor is placed near a charged conductor, then the potential of charged conductor decreases and hence it can store more charge. ये क्या कह रहे हैं? पता है इसका मतलब क्या है? एक सिंपल सी बात कहते हैं कि अगर आसपास उस जो आप सरफेस जिस पे भी जिस कंडक्टर को आप चार्ज ट्रांसफर कर रहे हो उसके आसपास अगर आप कोई कंडक्टर रख दोगे तो उसका पोटेंशियल घट जाएगा। ये एक बहुत बेसिक फेनोमेनन होता है। देखो याद रखिए एक बात, आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में जाना चाहिए, जब आपको चार्ज पढ़ाया था, ठीक है, मैं आपको सिखाता हूँ एक सिंपल फेनोमेनन। जब पॉजिटिव चार्ज होता है वो हमेशा नेगेटिव को क्या करेगा, ठीक है ना, और पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ना। बस यही बेसिक फेनोमेनन होता है। जब भी आपने किसी और कंडक्टर को उसके आसपास प्लेस कर दिया तो वो न्यूट्रल हो सकता है, मान सकते हैं कि उसके पास पॉजिटिव जितना है उतना ही नेगेटिव है। लेकिन अगर आपका एक कंडक्टर है मान लो, है ना, ये खूब ढेर सारे पॉजिटिव चार्ज के साथ, ठीक है, आपने चार्जिंग कर दी, ठीक, बगल में आपने एक कंडक्टर रख दिया, ठीक, अब इसके कुछ पॉजिटिव चार्ज कहां एंगेज हो गए, कहां एंगेज हो गए बॉस, नेगेटिव को इन्फ्लुएंस करने में। अब ये पूरी तरीके से कहां चले गए, इधर, तो कहीं ना कहीं इसका पोटेंशियल कहां एंगेज हो गया, नेगेटिव चार्ज को, और इस प्लेट पे क्या तो न्यूट्रल है, एक तरफ सारे नेगेटिव हो जाएंगे, ये अभी भी न्यूट्रल बना रहेगा, ये अभी भी न्यूट्रल। तो बस एक विसिनिटी, मतलब कि विसिनिटी ऑफ अंदर कंडक्टर से कैपेसिटी ऑफ चार्ज कंडक्टर की क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, बिकॉज अब वो रेडी है कुछ और चार्ज को गेन करने के लिए। कि सीधी सीधी बात है, तुम खाना खाते हो ना, तो फिर तुम कुछ काम करते हो, भूख लगती है, फिर से तुम, अगर तुम सिर्फ खाना खाते जाओ कोई काम ना करो तो पॉसिबल है उल्टी आने लगेगी, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक कॉमन सेंस की तरह मैंने आपको बताया, लेकिन एक फिर से समझो, रीजन क्या है, पोटेंशियल कहां इंक्रीज हो रहा है, टू इन्फ्लुएंस दिस नेगेटिव चार्ज। इससे क्या हो रहा है कि अब वो रेडी है और चार्ज को स्टोर करने के लिए। तो जब भी इसके विसिनिटी में कोई कंडक्टर आता है तो इसकी कैपेसिटी क्या, इसके पोटेंशियल क्या होती है, रिड्यूस होती है, और फिर से अब आप इसमें चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं। दिस इज वेरी बेसिक फिनोमेनन। व्हाट इज दिस? ये आपका है एक सिंपल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डायग्राम, जिसको कि दो प्लेट है, जिसको एक टर्मिनल पॉजिटिव और एक टर्मिनल नेगेटिव से कनेक्टेड है।
हो क्या रहा है कि ये पॉजिटिव सारे इलेक्ट्रॉन्स यानी कि सारे नेगेटिव चार्ज जो प्लेट के ऊपर थे उनको अपनी तरफ खींच रहा है। कभी भी यहाँ ये मत समझना कि कंडक्शन हो रहा है, मेरी बात सुनो ध्यान से। इसने क्या किया, जितने भी नेगेटिव थे, क्योंकि इसको सिंगल चार्ज हमें प्लेट बनाना था, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो इसने सारा पॉजिटिव इसको दे दिया और सारा नेगेटिव इससे ले लिया, क्योंकि पॉजिटिव क्या करता है, नेगेटिव को अट्रैक्ट। यहाँ जितने पॉजिटिव थे वो कभी भी वहां से नहीं आने वाले, बिकॉज पॉजिटिव एक दूसरे को पसंद नहीं करते। इसी प्रकार से नेगेटिव ने क्या किया, जितने पॉजिटिव थे सबको वहां से खींच लिया और बचा क्या, सिर्फ नेगेटिव। अब ये क्या बन गया मेरा, एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट और एक बन गया नेगेटिव चार्ज प्लेट। पॉजिटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने से बाहर की तरफ एमिट करता है और नेगेटिव चार्ज हमेशा अपनी तरफ फील्ड को लेकर के आता है। तो दिशा क्या बनी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आपकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई। अब जो बताने जा रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट, जो भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होती है बच्चे, वो हमेशा दोनों प्लेट के बीच में होगी, हमेशा पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ ही होंगी। पॉजिटिव से स्टार्ट करेगी और नेगेटिव पे क्लोज हो जाएगी, उसके बाद वो कहीं और नहीं जाने वाली है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये दिमाग में आता है कि नहीं, इसके बाद वो कहीं और भी इन्फ्लुएंस हो जाएगी। अगर तुमने इसके बाहर भी किसी चीज को प्लेस कर दिया तो उससे उसको कोई फर्क, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा प्लेट के बीच में ही रहेगी, ये बहुत क्लियर है। ठीक, आप ये मत सोच लेना कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर भी इंगेज किसी चीज को करेगी, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, चलो, in case of two conductor close to each other, if conductor plates carry equal and opposite charge, the system is called capacitor or condenser. ठीक है, the capacity or capacitance of capacitor is defined as C is equal to magnitude of charge on the either plate upon potential difference between the plates. समझ में आ गया, क्या बताया था, C is equal to Q upon V। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर कुछ फिगर्स बने हुए हैं, आपको बताना है कौन से कैपेसिटर हो सकते हैं, कौन से कैपेसिटर नहीं हो सकते। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि जो कैपेसिटर होगा उसमें दोनों प्लेट पर इक्वल और अपोजिट चार्ज होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने क्या बोला कि इक्वल और अपोजिट चार्ज होगा। ठीक है, तो एक पे अगर पॉजिटिव Q है तो दूसरे पे नेगेटिव Q होगा। समझ में आया, नॉट लेस देन, नॉट मोर देन दैट। समझ में आ गया। तो मुझे बताइए फ्रॉम ए बी सी विच वन इज योर कैपेसिटर। क्या सारे कैपेसिटर हैं? ये सारे कैपेसिटर नहीं हैं। सारे कैपेसिटर हैं क्या आपके इसमें? ध्यान से देखेंगे तो आपको आंसर मिलेगा। मैंने इसीलिए बड़े स्पेसिफिकली बताया कि यहाँ पर कंडीशन क्या होती है टू बिकम अ कैपेसिटर, दैट इज कि आपके इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होने चाहिए। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर C वाला जो है वो आपका कैपेसिटर एक्ट कर रहा है, ना ये कर सकता है और ना ये कर सकता है। समझ में आ गया? आगे बढ़ जाएं? ठीक है, A एंड B, यही इसी चीज का एक्सप्लेनेशन आई थिंक मैंने बता दिया, नो नीड टू अगेन रीड इट आउट। ठीक है, ये जो मैंने बताया है वही लिखा हुआ, A and B कैन नॉट बी योर कैपेसिटर। The capacity of capacitor is found to depend on the geometry, that is shape, size of the conductor, also on their relative separation and the intervening medium। अब ये एक चीज मैं सिखा दूं आपको, ठीक है। अब what is this intervening medium? मतलब याद रखिए दो प्लेट है ना, दो प्लेट के बीच में एयर भी हो सकती है, दो प्लेट के बीच में मैंने ऑयल डाल दिया, मैंने कहा दोनों कैपेसिटर की दोनों प्लेट को एक ऑयल के अंदर डिप कर दो और फिर पैक कर दो, या फिर एक बॉक्स लो, दो प्लेट रखो, उनके दोनों पोटेंशियल को आप चार्ज करो और उनको सील कर दो एक ऑयल के साथ। कर सकता हूँ ना, मीडियम मैं अपने हिसाब से चेंज कर सकता हूँ। तो इन दोनों के बीच में अब देखो ध्यान से, तो एक होता था परमिटिविटी, कैसे? कूलम्स लॉ पढ़ा था। कूलम्स लॉ में क्या था, दो चार्ज के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है दैट इज कॉल्ड K Q1 Q2 upon R square. What is K? K is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught. What is this epsilon naught? तो कहते थे permittivity of free space। लेकिन actual permittivity क्या होती थी? Permittivity is your epsilon, that is equal to epsilon naught into epsilon R। What is epsilon R? यही चेंज होता है, इसे कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एयर के केस में इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। और इसी कारण हम बचपन से रटते आए हैं कि ये फॉर्मूला ऐसा होता है, लेकिन एक्चुअल में जो फॉर्मूला है वो ये है।
ठीक है। अब देखो एक्चुअल परमिटिविटी क्या है, एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन का फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, क्योंकि एयर में एप्सिलॉन की वैल्यू ही एप्सिलॉन नॉट होती है, इसलिए हम इसको एप्सिलॉन नॉट की तरह रटते आते हैं। लेकिन जो बच्चा इसके बारे में जानेगा उसको कभी भी कोई दिक्कत ही नहीं होगी। वो कहेगा जब भी एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 से कुछ और होगी तब ये एप्सिलॉन नॉट हट जाएगा और क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आ जाएगा। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाते हैं यार। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों मैंने फोर्स बोला, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन जिस चार्ज पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई कर रहे हो। यहाँ क्यू नॉट क्या होता है, टेस्ट चार्ज होता था। तो इससे करते थे तो यहाँ पर आता था E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड का होना KQ अपॉन R स्क्वायर। बस यही तो फॉर्मूला है ना, याद अगर आ रहा हो आपको। अगेन K क्या है, K फिर से हो गई 1/4 पाई एप्सिलॉन, मैंने एप्सिलॉन नॉट नहीं बोला, ठीक। अब मैंने एप्सिलॉन इसलिए बोला कि अगर आपका मीडियम एयर होगा तो आपको अंडरस्टूड है कि एप्सिलॉन की वैल्यू 1 हो गई। लेकिन अगर मैंने ऑयल बोल दिया, ठीक, अगर मैंने कुछ और बोल दिया, इसका मतलब है इनके बीच की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कहीं ना कहीं उसको फर्क पड़ेगा अगर मीडियम चेंज होगा। समझ में आया? तो ये रीजन है कि यहीं पे कह रहे हैं कि जो कैपेसिटेंस है या कैपेसिटी है वो डिपेंड करती है एक तो शेप के ऊपर, साइज के ऊपर, और तीसरा क्या है, सेपरेशन, और चौथा हो गया उनके बीच में माध्यम क्या है यानी मीडियम क्या है। ठीक है, मीडियम एयर है, ऑयल है, या कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो ये चीजें हो गई जिसपे फैक्टर पे डिपेंड करता है आपका कैपेसिटर। ठीक, a pair of conductor having opposite charges of equal weight is defined as the condenser। तो अब कंडेंसर या फिर कैपेसिटर क्या है, पेयर ऑफ कंडक्टर होगा जिसके ऊपर क्या होंगे, इक्वल चार्ज होंगे लेकिन अपोजिट साइन के। एक जनरल आपका यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है। प्रिंसिपल क्या है, इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट कैपेसिटेंस कैन बी इंक्रीज्ड बाय रिड्यूसिंग द पोटेंशियल कीपिंग द चार्ज constant। Consider a conducting plate M which is given a charge Q such that its potential rises to V then। तो क्या कह रहे हैं कि यार सीधी सीधी बात है कि फॉर्मूला कहता है C is equal to, ठीक है बेटा। तो एक चीज बता, मैंने क्या सिखाया एकदम बचपन वाले तरीके से 9th क्लास में जो पढ़ते आए थे, कहते थे यार अगर हमने कहा 2 को डिवाइड कर दो कितने से, 3 से, फिर मैंने कहा 2 को डिवाइड कर दो 2 से, मैं पूछूंगा विच वन इज ग्रेटर, तो आप आंख बंद करके कह देंगे कि ये वाला। कैसे? मैंने कहा कि भैया हमने डिनोमिनेटर को घटा दिया, तो कहते हैं फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर को घटाओगे तो पूरी वैल्यू हमेशा इंक्रीज करेगी। तो कॉमन सेंस की तरह अगर देखेंगे तो क्या डेफिनेशन कह रही है, बार बार ये कह रहे हैं कि बार बार कह रहे हैं पोटेंशियल घटा दो कैपेसिटेंस वैसे ही बढ़ जाएगा, क्योंकि C इज इक्वल टू Q अपॉन V है। V घटेगा तो कहीं ना कहीं फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर घट रहा है, C की वैल्यू बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हमारे पास एक फॉर्मूला क्या होगा, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। अब देखो ध्यान से, अगर हमने एक एक्सपेरिमेंटल केस ले लिया कि एक कोई आइडेंटिकल हमने प्लेट रख दी, एक तो हमारे पास ये था हमने पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाया था तो हमने प्लस Q का चार्ज लिया, तो हमने कहा कि C इज इक्वल टू प्लस Q अपॉन V। ठीक, अब मैंने कहा कि हमने एक आइडेंटिकल कंडक्टिंग प्लेट N प्लेस कर दी किसके, M के सामने। अच्छा, ये N जो है ये न्यूट्रल है, जितने पॉजिटिव होंगे उतने, ये भाई साहब पास पूरा पॉजिटिव पड़ा हुआ है, तो ये क्या करेगा, सारे नेगेटिव को अपने, क्योंकि नेगेटिव तो इसकी है ना, समझ रहे हो ना, इसको बहुत पसंद है, तो सारा चाहेगा कि सब मेरे करीब आ जाए, लेकिन एयर को तो ब्रेक नहीं कर पाएगा। तो मैक्सिमम क्या हो सकता है कि उसके घर में जो खिड़की है उस पे सारे नेगेटिव चाहे जाके बैठ गए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और पॉजिटिव क्या होंगे, जितने दूर जा सकते हैं उस घर में जाओ, घर से कूद तो नहीं सकते, तो क्या होगा, एक आउटर साइड में क्या होगा, सारे पॉजिटिव एक्यूमुलेट हो गए और अंदर की साइड क्या हो गए, सारे नेगेटिव। अब देखो ध्यान से, चार्ज क्या है, इंड्यूस हो रहा है। तो इंड्यूस वर्ड जो इस्तेमाल होता है पूरी फिजिक्स में हर जगह होता है जब भी इन्फ्लुएंस हो, बिना किसी तरीके के फिजिकल कांटेक्ट के, अगर आपने कोई चीज इन्फ्लुएंस कर दी किसी और कंडक्टर में या किसी और सर्किट में, तो आप कहेंगे ये इंड्यूस्ड हो गया। जैसे कि इस M ने यहाँ पर जो पहले पॉजिटिव नेगेटिव साथ में अच्छा बॉन्ड बना के बैठे हुए थे, उनमें से इसने नेगेटिव को इन्फ्लुएंस कर दिया अपने तरफ आने के लिए और पॉजिटिव को इन्फ्लुएंस कर दिया अपने से दूर जाने, जिससे कि पॉजिटिव एक तरफ हो गया और नेगेटिव, तो एक तरीके घर में क्या हो गया, पारिवारिक कलह कर दी इसने, है ना, सब कुछ अलगौजी करवा दी। समझ में आया? तो इसने इंड्यूस किया, है ना। आगे देखिए, ऑन प्लेट N
अब यहाँ पर अगर V माइनस रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव पोटेंशियल को, है ना, इज द पोटेंशियल एट M ड्यू टू इंड्यूस नेगेटिव चार्ज ऑन N, एंड V प्लस इज द पोटेंशियल एट M ड्यू टू इंड्यूस पॉजिटिव चार्ज ऑन N, देन अब जो आपका नया कैपेसिटेंस है विल बी C डैश इज इक्वल टू Q अपॉन V डैश. V डैश इज योर न्यू पोटेंशियल, तो टोटल पोटेंशियल विल बी Q अपॉन V प्लस V. देखो V क्या, दिस इज योर पहला जो इनिशियल पोटेंशियल आपका इंडिविजुअल खुद का इसका था, जो चार्ज कैपेसिटर जो कैपेसिटी जो इंक्रीज करी थी हमने, कैसे करी थी, हमने चार्ज ट्रांसफर किया जिससे कि इसका पोटेंशियल इंक्रीज हुआ V. ठीक, अब क्या हुआ, इनके आने से अब निगेटिव चार्ज इन्फ्लुएंस करने में इनका V माइनस एक पोटेंशियल, फिर आपका पॉजिटिव चार्ज ये वाला भी तो कुछ लगाएगा ना भैया, तो इसकी वजह से एक V प्लस टोटल पोटेंशियल का इक्वेशन हो गया. ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर V डैश जो है वो क्या है आपका, V से कम एज द इंड्यूस नेगेटिव चार्ज लाइज क्लोजर टू द प्लेट M इन द कंपैरिजन टू इंड्यूस पॉजिटिव चार्ज. इंड्यूस पॉजिटिव चार्ज के कंपैरिजन में नेगेटिव चार्ज ज्यादा करीब है, इसकी वजह से V डैश क्या हो जाएगा, घट जाएगा. आगे देखिए, C डैश की वैल्यू बढ़ गई किसके कंपैरिजन में, इनिशियली जो कैपेसिटेंस था और बाद में जो कैपेसिटेंस है उसमें अगर कंपैरिजन करते हैं तो C डैश की वैल्यू कम है, मतलब ज्यादा है कंपेयर टू इनिशियल कैपेसिटेंस बिकॉज पोटेंशियल घट गया. ठीक, आगे देखिए, फर्दर अगर n को हमने अर्थ कर दिया, अर्थ मतलब हमने क्या हुआ, धरती माता क्या है, उनको इनफाइनाइट आप कंडक्टर आप हैं, एक तरीके से आप उनको कितना भी चार्ज ट्रांसफर कर सकते हो, उनके पास इनफाइनाइट कैपेसिटी है टू स्टोर द चार्ज. तो ये सोचो, यहाँ पर हमने अर्थिंग कर दी तो क्या होगा, पहले से ही यहाँ धक्का मुक्की हो रही थी. कहोगे कहाँ सर, अरे धक्का मुक्की नहीं उड़ती, ये क्या था, प्लस क्या था, भगाओ इन सारे पॉजिटिव चार्ज को. अब तुम्हें एक रास्ता दे दिया हमने, यहाँ से एक सीढ़ी लगा दी, चलो, तो ये सारे पॉजिटिव चार्ज कहाँ हो गए, कहीं जा रहे हैं हम तुम्हें छोड़ के, रहो तुम अकेले. तो अब ये नेगेटिव सारे, है ना, अब क्या हुआ, अब सिर्फ नेगेटिव बचा, तो जो बाहर बैठे पॉजिटिव थे वो पॉजिटिव बाहर के बैठे थे, ये वाले पॉजिटिव उनको धक्का लगाए रहते, उधर भी तो रिपल्सन हो रहा था, तो वो अब क्या हो गए, वो सारे के सारे एक तरफ आ गए, क्योंकि अब तो नेगेटिव ही बचा और इनमें अच्छी बनती है, तो सारे पॉजिटिव एक तरफ इकट्ठा हो गए, सारे नेगेटिव, और हमें यही तो चाहिए था, टू मेक द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. आगे देखिए, तो अब यहाँ से C डबल डैश, अब हम इसकी बात करते हैं, Q अपॉन क्या हो जाएगा, V डबल डैश. अब सिर्फ एक पोटेंशियल है, V माइनस V नेगेटिव. फिर से फर्दर, अब फिर से पोटेंशियल आपका क्या हो गया, डिक्रीज कर गया, और अब आपका जो कैपेसिटेंस है वो मैक्सिमम है और आ जाएगा आपका कैपेसिटेंस. इसका मतलब है कि जब भी विसिनिटी ऑफ कंडक्टर में, मतलब उसके आसपास का जो विसिनिटी का मतलब क्या होता है, उसके आसपास का क्षेत्र, अगर एक कंडक्टर को प्लेस कर दोगे तो ये वेरीफाई हो गया कि कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है बिकॉज पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है. ठीक है, आगे देखिए, इफ एन आइडेंटिकल अर्थ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन द विसिनिटी ऑफ अ चार्ज कंडक्टर देन द कैपेसिटेंस ऑफ द चार्ज कंडक्टर इंक्रीजेस appreciably. This is principle of parallel plate capacitor. इसी कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. तो मोटा मोटा एक लाइन में अगर हमें आज की क्लास से कंक्लूजन लेकर के निकलना है तो हम ये सिंपल सी बात याद कर लेंगे कि जब भी किसी चार्ज कंडक्टर के आसपास एक कंडक्टर को प्लेस कर दोगे तो जो चार्ज कंडक्टर है उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है. दैट्स इट. दूसरी चीज क्या सीखेंगे कि उसका पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है, ये भी हमें सीखने को मिल रहा है. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. चलिए आगे, नेक्स्ट. नेक्स्ट हेडिंग, अब बात कर लेते हैं कि एनर्जी स्टोर्ड बाय कंडक्टर. इतना जितना पढ़ाया वो समझ में आया आपको? थोड़ा सा ब्रेक दे रहे हैं आप लोगों को. चलिए देखिए पढ़ते हैं. अब बात कर लेते हैं एनर्जी स्टोर्ड. ठीक है, तो ये चार्ज ट्रांसफर कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ एनर्जी तो स्टोर वो कर ही रहा है ना, क्योंकि पोटेंशियल जहां आएगा, पोटेंशियल के फॉर्मूले में अगर बचपन से सिंपल भाषा में पढ़ा करो फिजिक्स, बहुत कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है, और पीएचडी करने की उम्र है नहीं, नीट निकालना है. ठीक है, तो V इक्वल W अपॉन के. W क्या, वर्क मतलब एनर्जी, वर्क एनर्जी सिंपल है, रिलेशन होता है, तो इसका मतलब है देयर इज सम एनर्जी, तो हम एनर्जी का भी रिलेशन यहाँ पर बना सकते हैं. और ये दो ही प्रकार की एनर्जी पढ़ाई थी हमने, एक होता है आपकी मूविंग, एक होता है आपका स्टैटिक, है ना. रेस्ट वाली जो एनर्जी होती है उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, उसको यू से डिनोट करते हैं. और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो जो एनर्जी है वो कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी. दो ही एनर्जी होती है मैकेनिकल में, है ना. तो जब भी स्टोर एनर्जी की बात करेंगे तो हमेशा वो पोटेंशियल की बात होगी. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. चलिए देखते हैं. और एक और टॉपिक होता है
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जब भी चार्ज रेस्ट पर है उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर भी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पर क्या है, लेट्स सी बी द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। हमने मान लिया किसी कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो कैपिटल सी है, ठीक। ऑन बीइंग कनेक्टेड टू अ बैटरी, बैटरी जब उसको करंट कर देते हैं तो चार्ज पोटेंशियल पर कितना है, टू अ पोटेंशियल v फ्रॉम जीरो पोटेंशियल, तो जीरो से v तक हम उसको चार्ज कर गए, तो q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cv। एक बेसिक रिलेशन, अगर q चार्ज क्या है, कैपेसिटर के ऊपर है टाइम t के अंदर, तो बैटरी सप्लाई a small amount of charge dq to the capacitor at constant potential v, then the corresponding small amount of energy stored in the capacitor। कह रहे हैं अगर dq, d बेटा याद रखिए आशीष, अगर आपको याद हो तो अच्छी बात है, जब भी स्मॉल डी किसी भी क्वांटिटी के आगे लग जाए समझ जाओ उसकी वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू की बात हो रही है, ठीक है। डी डेरिवेटिव भी होता है, डी का मतलब होता है डिफरेंशियल वैल्यू, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो एग्जिस्ट कर सकती है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक। अगर यही dq by dt हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, इंस्टेंटेनियस करंट। क्या बन जाएगा, क्योंकि अभी सिखाया मैंने किसी भी क्वांटिटी के आगे अगर d लग गया तो वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू, t के आगे क्या लग गया, d, इसका मतलब वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू। तो इतना स्मॉल टाइम में अगर चार्ज फ्लो करेगा वो भी स्मॉल होगा, तो ये कैसा हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस करंट हो जाएगा। इसी प्रकार से कोई भी, जैसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है पता है आपको, कहते हैं dx अपॉन dt। x क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, आपको अच्छे से पता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, लेकिन दोनों का क्या लग गया, d लग गया। ये डेरिवेटिव जहां लग गया भाई वो क्या हो गया, वेरी वेरी स्मॉल चेंज की बात कर रहा है, यानी कि इंस्टेंट की बात कर रहा है। इंस्टेंट मतलब समझते ही होंगे, जैसे मैंने बोला कि t इक्वल टू 1 सेकंड पे ही बताओ सिर्फ, और कुछ ना बताओ, तो किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम की बात होती है जब, तब ये कहा जाता है। चलिए, तो यहाँ पर आपको अच्छे से पता है जो पोटेंशियल होता है वो क्या हो जाएगा, v इंटू dq। समझ में आया। फिर किसी को समझ नहीं आया तो फिर से चले जाएंगे 10th क्लास में, हमें आगे बढ़ने नहीं है, हमें उसके आगे बढ़ना ही नहीं है। हमने बोला W अपॉन Q होता है, हमने कहा स्मॉल हमारा चार्ज ही dq है तो हम क्या करें, ठीक। फिर हमने कहा कि यार वर्क एनर्जी थ्योरम भूल गए, वर्क पोटेंशियल एनर्जी थ्योरम के हिसाब से वर्क डन ही आपका क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने अपने हिसाब का एक नया फॉर्मूला बना लिया, v इज इक्वल टू हो जाएगा du बाई, समझ में आया। तो वर्क एनर्जी थ्योरम से हमने W को बना दिया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और नीचे क्या आ गया, जो भी चार्ज था। अब ये dq जो है हमारा, इतना ही अमाउंट ऑफ चार्ज हमने सप्लाई किया, तो हमने जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिल गया, du इज इक्वल टू v dq। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब मेरे पास एक नया खेल है, मैंने कहा कि यार हमें जो है ये हमें ये v नहीं चाहिए, हमें v नहीं चाहिए, तो हमने कहा क्योंकि यहाँ पे dq है तो अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो q को ही कर सकता हूँ, क्योंकि q के रिस्पेक्ट में ही आपका इंटीग्रेशन होगा। तो मैंने कहा यार वो फॉर्मूला है, क्या आ जाएगा ये, और c तो कांस्टेंट होता है। अब यहाँ से इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चे, देखो 1/c बाहर कर लो, तो इंटीग्रेशन ऑफ q dq। एक सिंपल सा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है x की पावर n dx, इसका फॉर्मूला होता है x की पावर n + 1 अपॉन n + 1। अब तुम कहोगे x की पावर n कहाँ है सर, मैं कहूंगा x और dx को देखो ऐसे कंपेयर करो, q dq सही है कि नहीं है। q क्वांटिटी है और जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वो भी चेंज को रिप्रेजेंट करता है, वेरी स्मॉल चेंज। तो चेंज इन q विद रिस्पेक्ट टू जो आपका dq है, ठीक। तो इसका क्या हो गया, फॉर्मूला मैच कर रहा है। आप कहोगे n नहीं दिख रहा है, तो मैं कहूंगा यार कुछ नहीं है, तो पावर कितनी है 1, n की वैल्यू कितनी हो गई 1। तो फॉर्मूला लगाते हैं तो आ जाएगा q की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1, क्या आ गया ये q² / 2। बेसिक मैथ पढ़िए, इसको नहीं आ रहा है वो बेसिक मैथ पढ़ेगा। तो q² अपॉन 2c, ये हो गया तुम्हारा एनर्जी स्टोर्ड। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये है आपका फॉर्मूला फॉर एनर्जी स्टोर। तो u = q² अपॉन 2c, ठीक। समझ में आया, नोट कर लीजिए फटाफट, जल्दी जल्दी करिए। अब इसके डिफरेंट फॉर्म लिखवाऊंगा और वो डिफरेंट फॉर्म एक ही बार में लिख लीजिएगा। तो u का एक फॉर्मूला डिराइव कर दिया, बाकी तो कन्वर्जन है, कैसे एक ही फॉर्मूला हुआ है उसी से कन्वर्जन करते जाएंगे। तो यहाँ से आ गया u = अगर मैं इस स्मॉल q को मान लेता हूँ, लेट फाइनल चार्ज कितना है, फाइनल चार्ज आपका है कैपिटल Q, दे जाएगा Q² अपॉन 2c। दूसरा फॉर्मूला और क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला लिख लीजिएगा हेडिंग डाल के, ठीक है, 1/2 cv²। मैं ये प्रूफ भी कर दूंगा, अगर आपको डर लगेगा तो मैं सारा प्रूफ भी कर दूंगा कि कैसे आया, लेकिन रिवीजन में उतना ही पढ़िए,
जितना आपके तुरंत काम आ जाए। शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, ठीक है, और जब भी आपको रिवीजन करना हो तो वीडियोस देखिए, ठीक है। और एक लास्ट फॉर्मूला है 1/2 QE। इतने ही फॉर्मूले आपकी एनर्जी के, ठीक है, डन। आगे बढ़ जाए। अब तुम्हें एक नई चीज सिखाते हैं जिसपे सवाल काफी पूछे गए हैं आज तक और बच्चे उसमें डर जाते हैं। इसमें एक चीज लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है देखो बेटा, कह रहे बैटरी ने सप्लाई किया, बैटरी ने सप्लाई किया, तो बैटरी ने कुछ वर्क किया होगा। अरे यार, जो मैंने अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंशियल 10th क्लास वाली बताई थी, मैंने क्या बताया था, वर्क डन इन मूविंग चार्ज थ्रू ए कंडक्टर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ए, ये दिस इज योर कंडक्टर, इसी क्रॉस सेक्शन एरिया ए हो गया, फ्रॉम एंड ए टू बी। तो हमने कहा था क्यू चार्ज हमने सप्लाई किया तो पोटेंशियल होता है V इज इक्वल टू जो भी वर्क किया, वर्क डन, तो वर्क कौन कर रहा है, बैटरी ही तो करती है। तो अब किसी ने तुमसे झटके से पूछ दिया वर्क डन बाय बैटरी निकालिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो देखिए सिंपल है, नोट करके लिख लीजिए। ऐसी ट्रिक इस क्वेश्चन आपसे बहुत पूछे गए हैं, लिखिए वर्क डन बाय बैटरी टू चार्ज कैपेसिटर, तो बैटरी ने कितना वर्क किया, ठीक है, लिखिए वो हो जाएगा आपका Q इंटू V। अगर टोटल चार्ज उसने Q सप्लाई किया तो Q इंटू V, या फिर CV स्क्वायर का दूसरा फॉर्म, अरे C इक्वल टू Q अपॉन V होता है तो Q इक्वल टू CV हो जाएगा, तो CV इंटू V करोगे तो CV स्क्वायर ही तो आएगा, ठीक है, एक ही फॉर्मूला है और कुछ नहीं है, और लास्ट हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन। देखो जिसको डर लगता है पूछ नहीं रहे हैं, फिर भी तो हम बताते भैया एक ही फॉर्मूला इस्तेमाल होता है और कोई फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं होता। अब तुम कहोगे ये वाला कैसे बना, तो कुछ नहीं किया हमने, Q इक्वल टू क्या कर दिया, देखो V को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, Q का फॉर्मूला होगा C इंटू V, उठा करके ये CV यहाँ पुट कर दिया, तो CV इंटू V करेंगे तो बन जाएगा CV स्क्वायर। अब तुमने कहा नहीं हमको ये चाहिए, तो V को एलिमिनेट कर दो, तो V का फॉर्मूला हो जाएगा Q अपॉन C, उठा करके पुट कर दीजिए, तो V का हो जाएगा Q अपॉन C, तो Q स्क्वायर अपॉन C तो बचा। समझ में आ रहा है कि नहीं है? पूरे चैप्टर में, पूरे ये वाला टॉपिक में आपको लग रहा है इतना सब कुछ हम लोग ने पढ़ा, लेकिन देयर इज ओनली 2 फॉर्मूलेज, एक ये फॉर्मूला बना, ठीक, एक ये फॉर्मूले बन रहे हैं आपके, और एनर्जी के ये फॉर्मूले बन रहे हैं, दैट्स इट, ठीक है। तो ये क्यों इतना फिर हमने पढ़ा, क्योंकि इसके बिना आप क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसीलिए ये सारा हमने पढ़ा। चलिए फटाफट, अब कह रहे हैं कि आइसोलेटेड स्फीयर, आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है, ऐसा स्फीयर जिसके आसपास कोई और इन्फ्लुएंस करने वाला नहीं हो, सिर्फ वो अकेला हो, एकांत में बैठा है। तो कह रहे हैं कि अगर उसके ऊपर चार्ज Q है, तो अगर हमें उसका पोटेंशियल निकालना है, तो कभी भी ऐसे केसेस में क्या पोटेंशियल होता है बताइए, KQ अपॉन R, ये सब इलेक्ट्रोस्टैटिक से आया हुआ है, KQ अपॉन R, वेयर R इज द रेडियस। जब भी ऐसे आइसोलेटेड स्फीयर बोलेंगे तो बेटा याद रखना कि जो स्फीयर होता है उसके सेंटर पे वही पोटेंशियल होता है जो उसके सरफेस पे पोटेंशियल होता है। तो सरफेस कितनी दूरी पर है, R पर है, तो क्या हो जाएगा KQ अपॉन R, और जो मीडियम क्या माना गया है यहाँ पर, एयर, तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 इनटू Q अपॉन R, तो मैंने K लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये पोटेंशियल मिल गया तुमको, तुमसे कह दिया कैपेसिटेंस निकालो, तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, Q अपॉन V, क्या हो जाएगा Q अपॉन V। तो देखो आंसर क्या आने वाला, कितना प्यारा आंसर आएगा, देखना ध्यान से। तो यहाँ हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 4πε0, और इसका मतलब है कि C इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q एंड V। एक नई चीज मिल गई इस केस में, ध्यान से देखो कैसे आया, देखो भैया पुट करके दिखाते हैं। Q अपॉन, देखो यहाँ क्या जाएगा 1/4πε0 इनटू R, और ऊपर क्या आ जाएगा Q। अब ये कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में, Q Q कट जाएगा, बचेगा क्या 4πε0 R, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा कैपेसिटेंस। अगर किसी मीडियम में चले जाएंगे, अगर इसको किसी मीडियम में रख दिया, इन मीडियम, तो C मीडियम क्या हो जाएगा भैया 4πε0 इनटू, ठीक है, एप्सिलॉन का मतलब क्या हो गया, एप्सिलॉन इनटू एप्सिलॉन R। एप्सिलॉन का फॉर्मूला लिखवाया था ना मैंने,
मीडियम के अंदर एप्सिलॉन आर इज नॉट इक्वल टू 1 इन मीडियम, वहां पर वैल्यू दी रहेगी क्वेश्चन में, जिसको डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। तो कई जगह डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट भी लिखा रहता है। समझ में आ गया? आगे बढ़ जाएं? हो गया? तो इसको चाहे तो हम लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इनटू कैपिटल, ठीक है? चलिए तो यहां पर ये समझ में आ गया, कैपेसिटेंस डिपेंड करता है साइज शेप ऑफ कंडक्टर सराउंडिंग मीडियम और प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर नियर बाई, लेकिन कहीं पर भी पोटेंशियल और चार्ज की बात नहीं है। समझ में आया? इस पर डिपेंड नहीं करता। आउटर स्फीयर को अगर हमने क्या कर दिया, अर्थ कर दिया, तो उससे होगा क्या? देखो ध्यान से, यहां पर ध्यान से देखिएगा, एक इनर स्फीयर है, मतलब ये कंसेंट्रिक स्फीयर है। कंसेंट्रिक का मतलब जानते हो क्या? एक स्फीयर हो जिसका सेंटर हो और एक बड़ा स्फीयर हो जिसका सेंटर भी सेम हो, दो कॉमन सेंटर वाले स्फीयर होंगे तो याद रखना उनका रेडियस अलग अलग हुआ लेकिन सेंटर दोनों का सेम हो, उन्हें कंसेंट्रिक कहते हैं। तो अंदर वाले को हमने क्या कर दिया, एक पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर कर रखा है, जिसकी वजह से इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज इन्फ्लुएंस हो रहा है इनर सरफेस ऑफ द आउटर स्फीयर। बड़े वाले स्फीयर के अंदर वाले सरफेस पे सारे नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गए। अब सारे जो पॉजिटिव थे वो बाहर इकट्ठा हुए, लेकिन यहाँ पे तुमने अर्थिंग लगा रखी है तो वो सारे बाहर चले जाएंगे। इसका मतलब दिस कैन बी ट्रीटेड एज कैपेसिटर, बिकॉज जो इंपॉर्टेंट कंडीशन थी दैट इज योर कि इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए चार्ज, वो हो रहा है सेटिस्फाई, है ना? इसका मतलब वी कैन से दिस इज अ कैपेसिटर व्हेन चार्ज q is given to the inner surface uniformly distributed on its surface, a charge minus q is induced. This is called, देखो ना, इन्फ्लुएंस हो रहा है on the inner surface of the outer sphere. The charge plus q induced on the outer surface of outer sphere flows to earth through, क्या आ जाएगा ये, अर्थिंग वायर से ये क्या हो जाएगा, फ्लो कर जाएगा। तो पोटेंशियल कैसे निकालेंगे जरा मुझे बताइए। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा? तो मैंने सिखाया है, मैंने क्या सिखाया है, पहले इसके लिए निकालो पोटेंशियल, फिर इसके लिए निकालो पोटेंशियल। तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला अभी लिखवाया था, दैट इज kq अपॉन r, लेकिन यहाँ तो सर r1 और r2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, r1 और r2, तो प्लस k माइनस q अपॉन r2। समझ में आया? दिस इज योर टोटल पोटेंशियल। तो कंबाइंड पोटेंशियल निकालने का सिंपल तरीका है v1 प्लस v2, तो ये मैंने लिख डाला, ठीक है? करो जरा मुझे आंसर बताओ। तो अगर मीडियम दोनों के बीच का क्या मान लिया हमने, a है, तो मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, मैं 1/4 को तो कॉमन ले ही सकता हूँ। और क्या कॉमन ले सकता हूँ सर, q को कॉमन ले सकते हो। लो भाई q भी निकाल लिया, बचा क्या, 1/r1 माइनस 1 लो बन गया फॉर्मूला तुम्हारा। बना कि नहीं बना? क्या भाई आशीष, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अरे यार यहाँ माइनस क्यू था, यहाँ प्लस क्यू था, क्यू कॉमन ले लिया, बचेगा क्या यहाँ पर, यहाँ +1, यहाँ बचेगा -1, के तो बाहर आ ही गया था, तो क्यू अपॉन हमने 4 अलग कर लिया। अब इसका एलसीएम लेगा, r1 r2 हो जाएगा और r2 इधर आएगा, r2 माइनस r1 अपन r1, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, ये ले तेरा फॉर्मूला उनके तैयार, ये हो जाएगा r2 माइनस r1 अपॉन r1, ये लो भैया, तो मैंने v का फॉर्मूला दे दिया। मैं तुम्हें एक ऐसा सिस्टम दे रहा हूं जिससे कि तुम कभी भी आसानी से निकाल सकते हो पोटेंशियल, ठीक? तो हमने क्या निकालना सिखाया है तुमको, पोटेंशियल एट द इनर सरफेस, ठीक है? तो इसको लिख लेना कि हमने क्या निकाल लिया, दिस इज योर पोटेंशियल ऑफ इनर स्फीयर, ठीक है? तो इनर का तो हो गया। अब पोटेंशियल एट आउटर स्फीयर, ये V2 है और V2 की वैल्यू सीधे क्या लिख दोगे, 0। कहोगे क्यों? क्योंकि सर पोटेंशियल तो तब होता है जब कोई चार्ज होता है, लेकिन कोई भी चीज अगर आप अर्थ कर दोगे तो उस पर कोई चार्ज टिक ही नहीं पाएगा। जैसे ही चार्ज आएगा वैसे ही वो अर्थिंग से धरती में चला जाएगा। तो इसका मतलब है आउटर स्फीयर पे हमेशा क्या रहेगा आपका, पोटेंशियल 0। तो जब भी आपसे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट कहा जाएगा तो आप कहेंगे V1 माइनस V2 करो, तो आंसर तो यही आने वाला है, बिकॉज V2 तो 0 है। तो लिख लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल
क्या आ जाएगा v इज इक्वल टू v1 माइनस v2 दैट इज इक्वल टू क्या जाएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1 r2 माइनस r1 अपॉन r1, यही तो निकाला था ना हम लोग ने, सेम आ जाएगा। ठीक है, अब हमें कैपेसिटेंस चाहिए, तो C इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे, Q अपॉन V। तो फिर से वैल्यू पुट करो, Q अपॉन V कितना है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये जाएगा R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2। ठीक है, ध्यान देना इस बात, फ्रैक्शन में होने का डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कहा जाता है न्यूमरेटर में, तो 4 बाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में। क्या जाएगा Q इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या बचेगा Q इंटू R2 माइनस R1, Q कट गया, ये देखो फॉर्मूला बनके तैयार। तो C इज इक्वल टू क्या आ गया फाइनल, C इज इक्वल टू आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। ये किसके लिए है, ये एयर के लिए है, इन एयर। ठीक है, अगर हमसे किसी ने कह दिया इन मीडियम, तो आपको अच्छे से पता है, बस एक ही चीज बदलेगी, C मीडियम विल बी इक्वल टू, सर यहाँ आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, यहाँ आ जाएगा R1 R2 अपॉन R2 माइनस। समझ में आ रहा है सबको? बस आपका मीडियम में क्या होता है, एप्सिलॉन R की वैल्यू 1 नहीं होती है, बाकी सब तो सेम रहता है। ये बन के तैयार हो गया फॉर्मूला एक और आपका। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। चलो देखो, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, आज का आखिरी टॉपिक भी है, इनर स्फीयर को अगर मैं क्या कर दूं, अर्थ कर दूं। अब देखो ये फिगर थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ठीक है, मुझे हमेशा से बताइए ये फिगर थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन थोड़ी सी अगर हम सब मिलके मेहनत करेंगे तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, ध्यान से देखो, दिस इज वेरी इजी, यहाँ से आप कर भी लेंगे। देखिए मैंने कहा कि इनर स्फीयर को मैंने क्या कर दिया, इनर स्फीयर को अर्थ कर दिया। कहने का मतलब ये होता है भैया कि यहाँ से अर्थिंग करिए, क्या कर दिया, यहाँ से अर्थिंग करिए। फिर फिगर दिखाना ऐसे होता है कि बाहर की तरफ ही दिखा रहे हैं, तो क्योंकि अगर आप देखोगे कंफ्यूज हो जाओगे तो आप कहोगे सर यहाँ निगेटिव कैसे है, अभी आपने सिखाया था कि अगर आपने अर्थ कर दिया तो कुछ रुकेगा ही नहीं, और सही बात भी है ये। तो ये दिखने में मुझे लगता है कि ये तो ऐसे है, लेकिन वो अंदर से निकल रहा है बाहर। ठीक है, इसीलिए अंदर कोई चार्ज नहीं है, बाहर चार्ज होगा। इस बार जो हमने सप्लाई किया हुआ वो आउटर सरफेस को सप्लाई किया हुआ है। किसको किया है, आउटर को। तो इन्फ्लुएंस कौन करेगा, इन्फ्लुएंस ये वाला भाई करेगा इसको। तो जितना चार्ज होगा इसके ऊपर, अगर प्लस क्यू चार्ज होगा तो माइनस क्यू इंड्यूस होगा, और अंदर वाले जो सेंटर की तरफ जो सरफेस होगा उससे सारा का सारा अर्थ कर रखा है, तो वहां कोई चार्ज नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो पुराने वाले में इसमें क्या अंतर है, पुराने वाले में सर आउटर सरफेस को हमने अर्थ किया था, इस वाले में अंदर वाले सेंटर के पास वाले सरफेस को हमने अर्थ कर दिया और बाहर वाले को चार्ज दे दिया, जिससे कि इंड्यूस हो गया माइनस क्यू चार्ज किसके ऊपर, हमारे इनर स्फीयर के ऊपर। समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो देखो, तो यहाँ वही चीज लिखा हुआ है, here the system is equivalent to the spherical capacitor of inner and outer radii R1 R2 respectively and a spherical conductor of radius R2 in parallel. This is because charge Q given to outer sphere get distributed such a way that for the outer sphere, यहाँ पे ध्यान रखना कि this time कुछ चार्ज अंदर चले गए, जो अंदर वाले चार्ज हैं सिर्फ वही आपके इंड्यूस करने में एक्ट कर रहे हैं, जो बाहर की तरफ चार्ज है वो एक्ट नहीं कर रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देना, दिस इज नॉट टोटली सिमिलर, थोड़ा बहुत तो चेंज आएगा, बिकॉज वी हैव टू ऐड दिस पोटेंशियल एज वेल, जो बाहर की तरफ पोटेंशियल है उसको भी लेना पड़ेगा। तो जैसे करते आए थे हमेशा के लिए वैसे ही करेंगे। क्या करेंगे, क्यू इनसाइड निकाल लीजिए पहले, तो आप क्या कर लीजिए, क्यू इनसाइड। तो क्यू इनसाइड निकालिए, तो इसमें कितना आया क्यू इनसाइड बताइए, R1 अपॉन R2 इंटू क्यू। ठीक है, ये हो गया आपका इनसाइड चार्ज। और चार्ज ऑन द आउटर साइड अगर देखा जाए,
चार्ज ऑन द आउटर साइड Q आउटसाइड विल बी इक्वल टू, ये लिखिए, इसमें लिखिए आर क्यू माइनस टोटल चार्ज कितना था Q, इनसाइड में जो इन्फ्लुएंस हुआ कितना हुआ Q1 हुआ, तो Q माइनस क्या करेंगे R1 R2 इंटू Q। ये इतना चार्ज आपका क्या हो गया, देखो टोटल चार्ज कितना था तुम्हारे पास Q चार्ज था, ठीक, टोटल चार्ज बाहर वाले के पास Q था, इसको भूल जाओ अभी, इसको छुपा लो, ठीक। इसको जैसे ही हमने प्लेस किया, इससे Q डैश चार्ज जो है अंदर चला गया, इनर आउटर वाले के स्फीयर के अंदर चला गया, जो कि किसके साथ इंगेज हो गया, जो कि रिस्पॉन्सिबल था इंड्यूस के लिए। इसका मतलब पोटेंशियल विल ड्रॉप, तभी कैपेसिटी बढ़ेगी, इसका मतलब चार्ज क्या हो गया, अब घट गया आउटर पे, क्या कितना घट गया Q माइनस Q डैश। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एंड दैट विल बी Q माइनस अपना इनर कितना है R1 अपॉन R2 इंटू Q। समझ में आया अब, तो इस तरीके से यहाँ पर हमने ये आउटसाइड और इनसाइड को डिफाइन किया। अब यहाँ पर देखिए, तो अगर हम बात करें कि अगर हम स्कीमेटिक लेवल पर देखें तो इनसाइड प्लस आउटसाइड अगर देखा जाए, तो अगर फिगर बनाना चाहो तो यहाँ पर एक फिगर बन सकता है कि एक केस तो आपका ये हो गया, ठीक है, दिस इज योर R1, दिस इज योर R2, ठीक है, और एक फिगर ये हो गया आपका, ठीक। दोनों में अंतर क्या है, एक में सिर्फ हम आउटसाइड चार्ज को दिखा रहे हैं, दैट इज योर R2, दैट इज Q माइनस Q डैश, ठीक है, और पहले वाली फिगर में क्या दिखा रहे हैं कि सिर्फ इनर वाले को चार्जेस को दिखा रहे हैं। सही है, अरे Q डैश पॉजिटिव चार्ज होगा तो वही इंड्यूस कर रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है इससे, लेकिन टोटल चार्ज की बात करेंगे तो इन दोनों को सम करने पे टोटल चार्ज हमें मिल जाएगा, दैट विल बी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू, तो हम सिर्फ दिखा रहे हैं कि भैया हमने सिर्फ रीअरेंजमेंट करा है चार्ज का, कहीं इसको हमने प्रोड्यूस नहीं कर दिया या हमने डिस्ट्रॉय भी नहीं किया है, तो कंजर्वेशन के हिसाब से ये डायग्राम बिल्कुल परफेक्टली सुटेबल है। तो अगर हमें कैपेसिटी की बात करें तो C क्या हो जाएगा, देखो C विल बी इक्वल टू, अभी फॉर्मूला बनाया था हम लोगों ने 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसका क्या जाएगा R1 R2 अपॉन, अभी तो बनाया ना पीछे फॉर्मूला, R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1, ठीक, पीछे वाला इसके लिए, ठीक। अब दूसरे वाले के लिए देखो, ये तो सिंपल है ना, ये कौन सा वाला केस है, आप कहोगे नहीं याद आ रहा है, मैं कहूंगा कोई बात नहीं, ये वाला केस है कि नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हम इसका फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी क्या है, पिछले वाले दोनों केस में ध्यान देखिएगा, इस वाले केस का फायदा क्या था कि बाहर कोई चार्ज नहीं था, ठीक, तो ये सिंपल था, बिकॉज इन दोनों की वजह से ही पोटेंशियल हो रहा था। लेकिन इनर वाले में गलती क्या होती है, हम इस पे तो ध्यान देते हैं, लेकिन हम इनर वाले केस में हम इस पे ध्यान देते हैं, लेकिन हम आउटर को भूल जाते हैं, जबकि जब कैपेसिटी होगी तो आउटर की भी होगी और इनर की भी होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो वही प्लस करने वाली बात है, तो दैट विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, इसीलिए डायग्राम बनाया था ताकि आप इसको रिलेट कर सकें। दिस इज योर फाइनल कैपेसिटेंस। अब इनको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द आंसर। तो सॉल्व करने में ऐसा क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को यू कैन टेक कॉमन, ठीक, R2 बाहर निकल सकता है तो निकाल लो यार, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 बाहर निकाल लिया, बचेगा क्या R1 अपॉन R2 माइनस R1 प्लस एलसीएम ले लो, क्या करोगे एलसीएम ले लोगे, R1 कट जाएगा, बचेगा R2 अपॉन R2 माइनस R1। देखो हम करके दिखा रहे हैं, कोई बात नहीं, प्लस R2 माइनस R1 अपॉन R1, R2 माइनस R1, ये देखो R1 कट गया, ठीक है, कट गया ना, एलसीएम लिया बेटा, देखो यहाँ पर 1 कर लो तो एलसीएम क्या आएगा R2 माइनस R1 आएगा, फिर 1 से डिवाइड करोगे तो ये पूरा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो R1 प्लस R2 माइनस R1 करोगे तो बचेगा क्या, सिर्फ R2 बचेगा ना, और एक R2 यहाँ पर है, तो ये फाइनल आंसर क्या मिलेगा आपको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 स्क्वायर अपॉन R2 माइनस, ये हो गया आपका फाइनल कैपेसिटेंस इस केस के लिए। समझ में आया, नोट कर लें, ये इसका आंसर है। मीडियम के लिए आपको पता है कि सिर्फ एप्सिलॉन r ऐड करना है, बाकी कुछ भी ऐड नहीं करना है, ठीक है। तो आज के लिए यहीं पर रुकेंगे क्लास को, अगली क्लास में इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस भी लगाएंगे, ठीक है, 2-3 सेशन के अंदर इसको हम लोग पूरा रैप अप कर लेंगे, ठीक। चलिए, थैंक यू।